साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और अभी मैं हूं खिंवसर तहसील के नंदवानी गांव में और मेरे साथ में है अंबाराम जी नंदवानी से। आइए इनसे बात करते हैं। ये समाज के मामलों में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो सबसे पहले तो अंबाराम जी मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन पूछना चाहूँगा, परिचय पूछना चाहूँगा, तो आप अपने बारे में ज़रूर बताएँ। मैं देवासी अंबाराम पुत्र भूराराम जी, देवासी ग्राम नंदवानी तहसील खिंवसर जिला नागौर राजस्थान, शिक्षा 8वीं पास। अच्छा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गुर्जरों के साथ आरक्षण में अपने समाज की क्या भागीदारी रही, उसमें आप लोगों की क्या भागीदारी रही, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा। देखो, आरक्षण ऐसी बात है कि जैसे जैसे दूसरी कौमें अपना अधिकार मांगना शुरू, ऐसे ऐसे हम लोगों ने हमारे संगठन ने राजस्थान रायका आरक्षण संघर्ष समिति बना करके और हमने अनुशासित आंदोलन किया। 2006 से जोधपुर जिले से, जो अपने जोधपुर में न्याती भवन हॉस्टल बना हुआ है पावटा के पास में, वहाँ से उमेश सिंह और हमारे नेतृत्व में, उमेश सिंह जो अपने पत्रकार है, उमेश सिंह और हमारे नेतृत्व में एक जोधपुर पावटा से न्याती भवन से रैली निकाली। हमने अनुशासित तरीके से राजस्थान तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार से आरक्षण मांगा, डिमांड पत्र वहाँ पर भेजा और सरकार ने यश कर लिया कि भाई दूसरे लोगों को एमबीसी में, एसबीसी में, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट में हक मिलेगा तो आपको मिलेगा। इसे करते करते हमारी जो राजस्थान रायका आरक्षण संघर्ष समिति के तहत ये आरक्षण की लंबी लड़ाई अनुशासन के तौर पर रायका रेबारी देवासी समाज की तरफ से बहुत ही अनुशासित लड़ाई और तथ्यात्मक रिपोर्ट जो हमने पेश की, बार बार सरकारों के पास जाना और बार बार सरकारों में और मंत्रिमंडल के सामने सचिवालय में शामिल होकर के हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट, अपनी जो बैकग्राउंड, अपनी जो अविकसित दृष्टि सरकार को दर्शाई और सरकार ने हमारा पूरा सर्वे कराया राजस्थान का, और सर्वे के आधार पर हमारी जो अविकसित दृष्टि पाई गई, तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर हमारे को एमबीसी के अंदर ही आरक्षण मिला है। तो अभी हमने को सुनने में मिलता है कि आपको तो जो देवासी जाति आरक्षण ऐसे ही मिल गया गुर्जरों की वजह से, तो अपनी वहाँ पे क्या कुछ भूमिका रही है? नहीं, ये कहना गलत है। किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, कोई किसी को आशीर्वाद नहीं देता है, ऐसा है नहीं, प्रकृति का नियम नहीं। कोई किसी को आशीर्वाद नहीं देता, कोई किसी की पैरवी नहीं करता है। अपनी कौम की और अपने लोगों की पैरवी हमारे अपने ही लोग करते हैं। इसी तरह हमारे अपने मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान रायका आरक्षण संघर्ष समिति, राजस्थान रायका देवासी रेबारी आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी, उसमें मेरा राम जी, मैं अंबाराम और उमेश सिंह जी और हमारे जो है अमानाराम जी डानिया वाले और ऐसे कई लोग, हाथीराम जी, खेमराज जी, हम सब ने टीम बना करके बार बार हम सरकार के पास गए। हमने अपने स्वयं के सामाजिक संगठन के लेटर पैड पर, मैं कहना चाहूँगा कि पुष्कर के अंदर एक बहुत बड़ा महासभा का चुनाव हो रहा था 2009 के अंदर लगभग, और राजस्थान में आरक्षण आंदोलन चल रहा था। तो सरकार ने 2009 में हम लोगों को वार्तालाप में बुलाया, लगभग 2009 या 10 होगा। तो सरकार ने वार्तालाप में बुलाया, तो वहाँ अखिल भारतीय राम रायका पुष्कर मंदिर के अंदर लगभग 2000 आदमी थे जो उस महासभा के चुनाव आए। लेकिन जैसे ही टीवी पर आया कि चारों कौमों को, गुजर, रबारी, गाडोलिया, लोहार, बंजारा, चारों समाज के जनप्रतिनिधियों को तत्कालीन राजस्थान गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री जी वार्तालाप में आरक्षण हेतु बात करने के लिए बुलाया। तो हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट की, वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए आए थे, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, जानकार थे, सबसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने किसी ने दिलचस्पी नहीं जताई, कोई हमारे साथ नहीं चले। आखिर हमारी टीम, हम 6 आदमी, खेमराज जी, हाथीराम जी, मैं अंबाराम, अमानाराम जी और खियाराम जी देवासी पाल्यास, हम लोग गए, सचिवालय में गए, मंत्रिमंडल में शामिल हुए। हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की और इस तरीके से पैरवी की कि हमारी जाति बिल्कुल अविकसित है, खुले जंगलों में घूमती है, आसमान के नीचे और वृक्षों के नीचे पहाड़ों में रह रही है। ऐसी दयनीय हालत लिख करके हमने जब दी राजस्थान मंत्रिमंडल को, और तत्कालीन समाज कल्याण की विभाग की अधिकारी थी आदित्य मेहता, उसके सामने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश नहीं की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे को किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। उल्टा कर्नल बैसला जी ने पुष्कर के अंदर 2010 में बहुत बड़ा चारों कौम का अधिवेशन बुला करके और सवाई भोज मंदिर के सामने हमारे को बुलाया और हमसे समझौता किया कि आप सबका और हमारा नाम एक साथ जुड़ा है, आप भी आंदोलन कीजिए, हम भी आंदोलन करें। मैंने बैसला जी को प्रणाम करते हुए कहा कि बैसला जी, आज के बाद आप हमारी 4 कौम के नेता हैं। आप जब भी सचिवालय में जाएंगे, जब भी सरकार के पास जाएंगे और जब भी आप सरकार के पास पैरवी करने के लिए जाएंगे तो चारों कौम की पैरवी करेंगे। ऐसा करके हमारा समझौता हुआ और बैसला जी हम लोगों को मान गए कि देवासी, बैसला जी ने ऐसे कहा मेरे को, कह रहे यार देवासी तो देव के समान होते हैं, अब हम और आप जुड़ गए, अब जरूर हम फैसला लेकर आएंगे। तो अपने समाज की जो एक संघर्ष रहा है, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चली, तो अपने समाज के लोगों ने
कहाँ कहाँ पे आंदोलन किए थे आरक्षण को लेकर? आरक्षण को लेकर के सबसे पहले मैं आपको बताया ना, 2006 में 5 दिसंबर 2006 जोधपुर के न्याती भवन से, जो न्याती नोरा पुराना हॉस्टल है पावटा के पास में, वहां से प्रथम रैली निकली। उससे पहले कोई कहीं पर हमारी रायका रेबर देवासी समाज की राजस्थान में आरक्षण हेतु रैली नहीं निकली। प्रथम रैली निकली, कलेक्टर के तहत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने जो भी था अपने समाज की डाउन कैटेगरी को देखते हुए कि यदि दूसरी कौमों को आरक्षण मिलेगा तो रेबारी रायका देवासी समाज को मिलना चाहिए, इससे हमारा नाम जुड़ गया। बाकी जो आंदोलन हम लोगों ने किया, राजस्थान रायका आरक्षण संघर्ष समिति ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन 2006 से शुरू हुआ और 2006 से लेकर के अनुशासित आंदोलन, उत्पाती आंदोलन नहीं, अनुशासित आंदोलन। हमने सरकार को ऐसे बताया कि हमारी डाउन कैटेगरी हम अविष्कृत है, लेकिन राजस्थान की और भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो हमारी पूंजी है। हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम अपनी डाउन कैटेगरी, डाउन प्रक्रिया, अविकसित दृष्टि आपको तथ्यात्मक रिपोर्ट देते हैं। यदि हम आरक्षण के लायक है तो हमारा फैसला और हमको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा हमारा अनुशासित आंदोलन को देख करके और सरकारों ने 2011 में जाति आधारित जनगणना करवाई, जो हमारी एमबीसी कौमों के ऊपर सर्वे हुआ और उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर हम बिल्कुल अविकसित पाए गए। सर्वे की रिपोर्ट 2011 में जो राजस्थान पूरे में जाति आधारित जनगणना की गई, वो सिर्फ एमबीसी को रायका, रेबारी, गाडोलिया, लेवार, गुर्जर और बंजारा इन कौमों के आधार पर की गई। तत्कालीन राजस्थान कांग्रेस सरकार ने ये सर्वे कराया और सर्वे की रिपोर्ट में हमें विकास की दृष्टि में चारों कौम जीरो पाई गई। उसके आधार पर ये जो मसला है आगे सरकारों के पास चलता रहा। सरकारों ने रिकॉर्ड बनाती रही। फिर राजस्थान तत्कालीन सरकार 2011 में अशोक गहलोत सरकार ने 1% आरक्षण और देवनारायण योजना के तहत चारों कौमियों को छात्रवृत्ति बिल और हॉस्टल सुविधा समाज कल्याण विभाग से छात्रावास निर्माण करवाने के लिए बिल पास किया, जिसकी वजह से राजस्थान में एक मंडोर में रेबारी समाज के लिए जोधपुर में हॉस्टल बना और चौटन में बना और रानीवाड़ा के पास में सारंगपुर में बना। ये एमबीसी वर्ग से देवनारायण योजना के तहत अपने एसबीसी से 3 हॉस्टल बने और छात्रवृत्ति बिल पारित हुआ, जिससे अपने बच्चों को, स्टूडेंट विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फायदा मिला। और फिर धीरे धीरे आरक्षण अपना जो है प्रस्तावित हो गया। अब प्रस्तावित आरक्षण 5% और राजस्थान सरकार के पास है और हमारे को नौकरियां मिल रही है चारों कौमों को। लेकिन बहुत बड़ी पीड़ा ये है कि अभी तक भारत सरकार की 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को नहीं डाला गया। आज बैसला जी इस संसार में नहीं, मैं बैसला जी के जीवन को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यही हकीकत, तथ्य यही। तो जब आरक्षण को अभी भी 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है तो उस क्या करना चाहिए समाज के लोगों को, समाज के नेताओं को, ताकि 9वीं अनुसूची में डाला जाए और समाज के जो उनको फ़ायदा मिल सके? 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जैसे अभी मैं जो अपने अभी जोधपुर के अंदर 27 अगस्त को जो महाकुंभ हुआ, इसका प्रचार मैंने भी किया, आयोजन समिति ने भी किया और अपन सब राजस्थान के पूरे रेबारी समाज के नौजवान साथियों ने, पढ़े लिखों ने, आपने पत्रकार बंधुओं ने अच्छा प्रचार किया। मैं समस्त राजस्थान के लोगों को महाकुंभ के लिए जितने भी हमारे समाज के महापुरुष, युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस महाकुंभ में आई, जो देवासी युवा संघ चैनल के माध्यम से, करण भाई साहब के चैनल के माध्यम से समस्त राजस्थान को, समस्त भारत के लोग जो है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, उन सबको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं अंबाराम देवासी, अखिल भारतीय रायका रेबारी एकता संगठन राष्ट्रीय प्रवक्ता। और जो लोग गुजरात से आए, जैसे एक्स एमएलए आए, एक्स मंत्री आए, रणछोड़ भाई जी और अमर सिंह जी आए हमारे, वो सब मेरे को जानते, मैं उनको जानता हूँ। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अपने सबको एक समझा, अपने सब के अंदर अपनापन और अपना जो अपनापन देखा, उनके अंदर प्रेम भावना थी, तब वो लोग महाकुंभ आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं समाज की राजस्थान में जितने और पूरे भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और गुजरात से जितने हमारे भाई लोग, समाज के बंधु इस महाकुंभ में सम्मिलित हुए, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। भाइयों, ऐसे आप सावधान रहना। यदि इस तरह से आप रहोगे तो इस हिंदुस्तान में आपकी कदर, किसकी सरकार आएगी, वो सरकार आपको सही कदरदान से समझेगी, आपके साथ हमेशा न्याय होगा। 27 अगस्त को महाकुंभ हुआ, लाखों की भीड़ आई और उसमें अपने समाज को क्या कुछ फायदा हो सकता है, क्या कुछ करना चाहिए, आप बताएं। कि जो उसमें डिमांड पत्र बना, तो डिमांड पत्र के अंदर हमने तो ये गाइडलाइन दी थी कि महाकुंभ के माध्यम से जितने राजस्थान के अंदर हमारे दमक कौमों द्वारा, दमक लोगों द्वारा या गुंडे मवालियों द्वारा निर्दोष लोगों की जितनी हत्याएं हुई है, उन सब मुलजिमों को सजा होनी चाहिए और समाज के पीड़ित परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। ये मैंने पहले आयोजन समिति को बताया था, लेकिन अभी एक व्यक्ति विशेष पर चला दिया, ये तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे तो बहुत मर्डर हो गए। इस पर भारी एक्शन लेकर के उन मुलजिमों को सजा दिलाए और पीड़ित परिवार को, समाज की जो संगठन है, जो नेता है समाज के आगे और जो पावरफुल है,
जो दोनों पार्टियों के है और जो सामाजिक संगठन लोग जो कहते हैं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं फलाने संगठन अध्यक्ष हूँ, उन सब लोगों को राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से, भारत के गृह मंत्री से और राजस्थान के गृह मंत्री से और राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। महाकुंभ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाकुंभ में जो आयोजन समिति प्लस जो समाज के जागरूक लोग हैं, जो सरपंच है, एक्स एमएलए है, जो एक्स कर्मचारी है, जो वकील है, वो सब मिल करके जो समाज की पीड़ित घटनाएं, उन घटनाओं को लेकर के एक अच्छा डिमांड पत्र बना करके सरकार के पास और मंत्रियों के पास जाए और पुलिस महानिदेशक के पास जाए तो समाज के पीड़ित परिवारों को सहायता मिल सकती है। 9वीं अनुसूची है एमबीसी आरक्षण आंदोलन को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? 9वीं अनुसूची के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो भी समाज के अपने आत्मनिर्भर लोग हैं, अपने घर से परिवार से संबल लोग हैं, वो लोग यहाँ पर मंच पर आने से, भाषण देने से उनकी नेतागिरी नहीं घोषित होती। वो लोग जो हैं समाज के जो नेता लोग हैं, वो सब लोग, देखो मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ, अब आप मेरे को भी बोल सकते हो कि आप हमने तो बहुत लंबी लड़ाई ली, मेरा राम जी ने, मैंने, उमेश सिंह जी, अपने पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए लगा दिया, अमाना राम जी ने, तो हम तो लंबे समय से लड़ते आए हैं। लेकिन अब समाज के उन लोगों का दायित्व बनता है जो विभिन्न पार्टियों से नेतागिरी करते हैं और जो सामाजिक संगठन के पद लेके बैठे, जैसे महासभा वाले, तो इस महासभा वालों को भारत सरकार के प्रधानमंत्री के और भारत के गृह मंत्री के पास जाना चाहिए और एक अच्छा डिमांड पत्र बना करके, और राजस्थान का जो एमबीसी आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए सरकार से अभी से मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए, तो सरकार इस पर एक्शन लेगी और अपने को न्याय मिलेगा। जैसे 27 अगस्त को अपना महाकुंभ हुआ, लाखों की भीड़ आई, तो उसे आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से क्या कुछ अपने को है जो उसमें फायदा मिल सकता है? देखो, ये तो महाकुंभ जो हुआ है ये तो अच्छा ही हुआ, ये होना ही चाहिए था और ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ है। पहले अपने एक जगह कहीं इतना अपना सामाजिक तौर पर विशेष एक जाति का रही दिवस जाति का राजस्थान का इतना बड़ा कोई सम्मेलन नहीं हुआ, तो ये हुआ, ये अपने लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और अपने लिए बहुत फायदे की बात है कि आगामी राजनीतिक में भी और अपने समाज के जो अच्छे कार्य होना चाहिए उस पर जो निर्णय लिया गया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महाकुंभ के माध्यम से मेरी गाइडलाइन ये है कि महाकुंभ के माध्यम से अपन सबको मेन मुख्य निर्णय ये लिया है कि अपने को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। अपन सब लोगों को जहाँ जहाँ अपने हॉस्टल बनने हैं वो हॉस्टल बनाने के लिए सामाजिक तौर पर सामाजिक बेनिफिट, समाज के चंदे से प्लस सरकार की सहायता ज़्यादा लेनी चाहिए। देखो, अब जब जयपुर में हॉस्टल का काम अधूरा पड़ा है तो समाज से तो चंदा लिया ही लिया है, लेकिन महाकुंभ के जो आयोजन समिति और प्रदेश के जो नेता है अपने समाज के महासभा वाले, वो और विभिन्न संस्थाओं के जो अध्यक्ष है, वो सब मिल करके राजस्थान सरकार के पास जाए, राजस्थान सरकार को बोले कि जयपुर हॉस्टल में हमारा काम माइनस है और ये हमारी संस्था रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप पैसा दो, तो सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार के पास जो पेमेंट है वो गरीब कौमों के लिए शिक्षा के लिए पहला प्रावधान है, तो सरकार से पैसा लो और प्लस समाज के जो बड़े जो दानदाता है, भामाशाह है, उनको इसमें ज़्यादा सहयोग करना चाहिए शिक्षा के संबंध में, तो अपनी समाज आगे बढ़ेगी। प्लस मैं महाकुंभ के माध्यम से आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि अपने समाज में एक ये होना चाहिए, अपन कोई येन केन फालतू येन केन प्रकरण से और येन केन जगह फालतू जगह पैसा बर्बाद न करके ऐसा एक फंड बनाओ, ऐसा एक अपना बजट होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से पैसा दे उसमें, कि गरीब परिवार के होशियार विद्यार्थी, गरीब परिवार के होशियार विद्यार्थी जो IPS IAS बन सकते हैं, लेकिन उसकी फैमिली के पास, उन परिवार के पास, उनके पिताजी के पास पैसे नहीं और वो बच्चा बिल्कुल IPS IAS अधिकारी बन सकता है, तो सामाजिक तौर पर अपन सब समाज के लोग कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल करके ऐसा एक बजट बनाएं, उस बजट से जो समाज का गरीब व्यक्ति है और वो IAS और IPS अधिकारी बन सकता है, उस फंड से उस विद्यार्थी को मदद करनी चाहिए, तो आपकी समाज के लोग जरूर आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये बहुत बड़ी पीड़ा है और बाकी तो आप जो आलतू फालतू में कहीं जो ये स्टेज मंच बना करके अपन जो देखते हैं अपने समाज में जगह जगह जागरण होते हैं, तो उनको आप से देखते हैं कि जागरण हो रहे हैं, उनकी बजाय हम अपने समाज में क्या कुछ होना चाहिए? देखो, जागरण ऐसी बात है, ये जागरण जो है इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ये भागवत गीता ने तो ऑलरेडी जो ये अभी वर्तमान में जो मंच हो रहा है, शो हो रहा है, जो कलाकार आ रहा है, कलाकार 1-2 पॉइंट गा करके और पब्लिक को मतलब आकर्षित करता है और रात भर में आपसे 3-4 लाख रुपए ले जाता है और पूरा प्रोग्राम करवाने में आपका 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है और प्लस एक रात में आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला समाज को।
क्या वहाँ हॉस्टल बनाए? क्या किसी होशियार गरीब विद्यार्थी को आपने मदद की जो IAS और IPS अधिकारी बनने वाला है? क्या आपने किसी पीड़ित परिवार जो दमक कौम द्वारा, गुंडे मवाली द्वारा जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए आप कोर्ट कचहरी से उस परिवार पे पक्ष में केस झगड़े हैं, जहाँ आपने फंड दिया है जो आप अपने परिवार की मदद कर सकते हैं? या आपके परिवार का कोई विकलांग होशियार बच्चा, यो आपके परिवार का कोई ऑनेस्ट ऐसा होशियार आदमी भी जो समाज को अच्छा संदेश दे सके, समाज के अंदर जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर सके, उस आदमी को आपने मदद की है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आपने रात भर ढोलक बजाई, कलाकार ने तबले पीटे और आपका 5 लाख का फंड खर्च हो गया। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो इस फंड को अपन कहाँ पर यूज? तो भी यहाँ के लोग जहाँ भी अपना पैसा दान करते हो, मात्र ने मात्र अपने समाज के गरीब विद्यार्थी, होशियार गरीब विद्यार्थी है जो लोग आगे पदाधिकारी नहीं बन सकते, उनके लिए ये पैसा आप बनाओ। और प्लस हॉस्टल निर्माण, जहाँ पर हॉस्टल बन अपने समाज की छात्रावास बननी, उसके अंदर इसको निवेश करो तो अपनी समाज के लिए बहुत बड़ा फायदा है। और प्लस या तो ऐसे करो, आप एक राजस्थान या भारत में रायका जागृति के लिए एक जागृति प्रचार चलाओ, प्रचार अभियान चलाओ। उसके अंदर आप 10-20 रुपये प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से डाल दो आप। मैं तो ये कहता हूँ इस अपने करण भाई के चैनल के माध्यम से कि मेरे मन में बहुत बड़ी उमंग है। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो राजस्थान में रायका समाज के, भारत में रायका जाति को जागरूक करने के लिए रायका जागृति महाअभियान चलाना चाहते, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। तो ऐसी हम ऐसा नहीं करें, हम किसी से मतलब 200 या 500 1000 रुपये नहीं ले रहे। अगर आप सबकी सहमति होगी तो हमसे सिर्फ 10 रुपये, देखो 1 ईंट 1 रुपया और 1 वोट दो तो हम राम मंदिर बना देंगे। तो वो राम मंदिर बन गए। तो ऐसे अपनी समाज के लिए कोई बहुत बड़ा जागृति अभियान चलाना बनेगा। उसमें 3 चीज पॉइंटेड हो गए, शिक्षा के प्रति जागरूक करना और राजनीति के प्रति जागरूक करना और अंधविश्वासों के प्रति जागरूक करना। ये 3 पॉइंट अपने होते हैं। तो ऐसा अभियान चलेगा तो अभियान से समाज जागरूक हो सकती है और अभियान से अपने समाज के लोग एक्टिव बन सकते हैं और अभियान से सरकारें और राजनीतिक पार्टियां भी अपने को सही नजरिए से देखें। बिल्कुल अंबाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रति आपकी अच्छी सोच है, आप समाज के प्रति चिंता भी करते हैं। तो आपने इंटरव्यू दिया, आप समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत